हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट इसका जो भाग किया था, पार्ट 1 किया था 7th क्लास के सेकंड चैप्टर का। उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, और भी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पौधों में पोषण कहाँ से आता है। तो वो वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं कि मानव में पाचन, कि मानव में हम जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने से लेके और खाने के निष्कासित होने तक किस किस स्टेजेस से हमारे खाने को गुजरना पड़ता है, वो हम इस भाग 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि जब हमने खाना खाया तो यहाँ से एक नली है। ये जो नली है ये मुंह से शुरू होकर और इस तरह से बहुत सी बीच में ऑर्गन्स आते हैं और लास्ट में गुदा में जाकर इधर से गुदा से खाने का निष्कासन हो जाता है। इस नाल को बोलते हैं पूरी को आहार नाल, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो ये जो नाल है ये मुख से स्टार्ट होती है और उसके बाद गुदा तक फैली रहती है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये सारे जो भाग हैं ये खाने को खाने से लेकर पचाने तक और उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसके निष्कासन करने तक में ये सभी जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ये सारे जो अंग हैं ये जुड़े होते हैं। इन सब का कुछ ना कुछ रोल होता है, तो वो क्या रोल है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं मुख एवं मुख गुहिका, यानी कि जैसे ही हमने भोजन को मुंह में डाला तो उसके भोजन को खाने को ही हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते से इंजेशन। नेक्स्ट करते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है? जैसे हमने रोटी खाई या कुछ भी खाया, उसके जो ठोस, जटिल और बड़े बड़े ऐसे अघुलनशील जो भोजन के अणु होते हैं जो कि हम सीधा नहीं पचा सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में टूटना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक जटिल पदार्थ की श्रेणी में आता है, तो उसको ऐसे नहीं पचा सकते, उसके लिए उसके पहले छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ते हैं, तो उसके बाद वो हमारी बॉडी में पचता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पाचन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवशोषण। अवशोषण या फिर अब्जॉर्प्शन। इसमें लिखा हुआ है कि कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। कि जैसे हमने जो भी भोजन खाया उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, उसके बाद हमारा जो ब्लड है, जो टिश्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं? उसको सोख लेते हैं अपने अंदर। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। नेक्स्ट आता है स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन। अब जैसे ही वो जो भोजन है वो एब्जॉर्ब हो गया, उसका अवशोषण हो गया, तो जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? मूव करता है, सर्कुलेट करता है, घूमता है। तो उसके साथ साथ वो एनर्जी जो होती है उस भोजन से, एनर्जी की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे जितने भी अंग हैं शरीर के, वहाँ सब तक एनर्जी पहुँचाता है। तो ये जो ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। एक बार दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं हम कि कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। वो जो हमने खाना खाया वहाँ से ब्लड ऊर्जा को लेकर जाएगा और सारे जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, वहाँ तक उस ऊर्जा को पहुँचाएगा, और इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है बहिष्करण या फिर इजेक्शन। अब हमने जो खाना खाया उसमें से जो एनर्जी थी वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक, अंगों तक पहुंच गई। अब ऐसा भोजन भी होगा जो पचा नहीं है, तो जो अनपचा भोजन है वो गुदा से होकर शरीर से बाहर निकल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है बहिष्करण। यहाँ से भोजन का इजेक्शन हो जाएगा।
तो ये जो 5 प्रक्रियाएं हैं, ये भोजन को खाने से लेकर यानी कि इंजेशन से लेकर उसके बहिष्करण तक, ये सारी क्रियाओं में से भोजन को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हम करते हैं दांत। हमने दांत के बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतंक, ये कृतंक जो आगे वाले 4 दांत हैं इन्हें बोलते हैं कृतंक या फिर इंसीसर। फिर उसके बाद यहाँ से 2 दांत ये नीचे वाले हो गए, 4 यहाँ पे नीचे वाले और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, तो टोटल 8 दांत होते हैं कृतंक में या इंसीसर में। फिर आता है रदनक। रदनक के अंदर 2 नीचे वाले दांत होते हैं, 2 ऊपर वाले दांत होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 4 दांत। ठीक है, रदनक या फिर इसको बोलते हैं कैनिन। अगर हमें जितने भी मांसाहारी जो जीव हैं उनके अंदर ये कैनिन होता है, रदनक वाले दांत होते हैं, क्योंकि ये चीर फाड़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो इंसीसर वाले दांत है, ये जो 4 दांत आगे के 4 दांत नीचे के जबड़े में भी और ऊपर के जबड़े में भी, ये किसी भी चीज़ को काटने के काम आते हैं। आप सपोज करो जैसे सेब है, सेब को आप सबसे पहले आगे के 4 दांतों में ही तो काटोगे। तो ये जो 8 दांत हैं, इन 8 दांतों को बोलते हैं इंसीसर। ये मोस्टली शाकाहारी में पाए जाते हैं और मांसाहारी जो जीव हैं उनको चीर फाड़ करने की जरूरत होती है, तो इसके लिए उनमें ये वाले दांत यूज़ करते हैं, उनका कैनिन। तीसरा है अग्रचवर्णक, इसे बोलते हैं प्रीमोलर। ये भी कितने होते हैं? 8 होते हैं, 2 नीचे, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाले जबड़े में, 2 राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे, और 4 तो हो गए नीचे वाले जबड़े में, 4 हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में। तो 8 हमारे पास होते हैं प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक। चौथा पार्ट होता है च्वर्णक, जिसे बोलते हैं मोलर। ये होते हैं 6 नीचे वाले जबड़े में, 6 ऊपर वाले जबड़े में। तो 3 हो गए हमारे राइट हैंड साइड पे, 3 हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 6 नीचे वाले जबड़े में, 6 ऊपर वाले जबड़े में, तो टोटल होते हैं 12, जिन्हें बोलते हैं मोलर। अक्ल दाढ़ जो हम बोलते हैं, विजडम टीथ, वो भी इन्हीं को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र कि हम जब भी खाते, जीभ हमारा क्या है, भोजन को निगलने में सहायता करती है हमारी, साथ ही साथ लार बनाती है ये, तो जो कि भोजन के साथ, जैसे हमने मुंह में खाना डाला तो वो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा खाना, और मिक्स होगा तो वो भोजन में लार मिक्स होगी ना, तो यानी कि जैसे ही लार मिक्स होती है भोजन के साथ, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे भोजन में वो टूट जाता है, टूट के वो ग्लूकोज में, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारी जीभ है ये बहुत रोल, इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे भोजन के पचाने में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ये नीचे वाले हिस्से की, इस हिस्से में हमें मीठा लगता है, मीठा, इस हिस्से में स्वीट बर्ड्स होते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से में नमकीन लगता है, इसके अंदर सॉल्टी वो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं सॉल्टी होते हैं। अगर हम खट्टे की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमें खट्टा महसूस होता है, और इस वाले हिस्से में हमें बीटर यानी कि कड़वा महसूस होता है। तो ये जीभ के अलग अलग पार्ट हैं। अगर हम इस पार्ट में कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमें मीठी लगेगी, और इस पार्ट में हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमें वो कड़वी लगेगी, क्योंकि उसमें उसी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। हमारी लार के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम उसे बोलते हैं एंजाइम अमाइलेज। ठीक है, वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को, जो स्टार्च है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है उसे शर्करा में तोड़ता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा भोजन है उसका जो पाचन है वो मुंह में स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं भोजन नली की। तो जो भोजन नली है, इसे और क्या बोल सकते हैं, ग्रसिका भी बोल सकते हैं। जैसे भोजन है, ठीक है, ये भोजन यहाँ से इस नली में से होकर आगे हमारे स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है। तो जो ये जो नली है, जो ग्रसिका है, ये पंप करती रहती है, जैसे पहले सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी। तो इस तरह से, जैसे अगर मैं बात करती हूँ,
अगर ये इस पोर्शन में से पहले सिकुड़ी और फिर उसके बाद फैली तो जो भोजन है वो आगे धकेला जाएगा। इस तरह से ये जब इस तरह पंप करती है, पंप की तरह सिकुड़ती है फिर फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है, तो जो भोजन है वो उसको आगे धक्का देता रहता है, तो भोजन आगे पहुंचता रहता है इस ग्रसिका में से। फिर यहाँ से होता हुआ जो भोजन है वो इस अमाशय में पहुँच जाता है। ये जो अमाशय है इसकी जो शेप है वो जे शेप की तरह है ना, तो ये एक जे शेप की तरह होती है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये, और एक थैली की तरह है ये अमाशय जो हमारा, ये एक थैली नुमा संरचना है, ये चपटा होता है और जे की इसकी आकृति होती है। ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये क्या करता है, यहाँ से ग्रसिका में से खाना एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से खाना मिला उसे और उसके बाद ये कहाँ पर खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत्र में ये जाकर खुलता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो अब ये जो जे शेप का हमारा जो स्टमक है, जो हमारा अमाशय है, इसके अंदर कुछ तरह के पाचक रस होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पाचक रस। ये पाचक रस कौन कौन से होते हैं, एक होता है HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक एंजाइम भी होता है जिसे बोलते हैं हम पेप्सिन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, पाचक रस होते हैं, इनको रिलीज़ करता है हमारा जो भोजन होता है, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अब देखो जो HCl है ये एक तरह का क्या है, एसिड है, और अगर हम जंक फूड खा लेते हैं, जैसे बर्गर खा लिया हमने, चाउमीन खा ली, तो ये क्या है, जंक फूड है, तो इसके या तला फला ही है ये, तो इससे हमारे जो पेट में एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमें बहुत अलग सा लगना शुरू हो जाता है, हम रिलीफ नहीं होता हमें, हम अच्छे से बैठ नहीं सकते, हम ये एक बोलते कि एसिडिटी हो रखी है हमें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इनो लेते हैं, तो जो इनो है वो बेस का काम करता है, उससे हमें इनो लेके एकदम से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्षुद्रांत्र की। अब जो भोजन है हमारे अमाशय से होकर आगे बढ़ता है भोजन, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत्र के पास, यहाँ पर अब जो भोजन है वो अमाशय से होकर आगे पहुँचता है क्षुद्रांत्र में, क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। ये जो क्षुद्रांत्र है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है, छोटी आंत भी बोला जाता है। छोटी आंत के अंदर ये जो छोटी आंत है ये वाली होती है, जो कॉइल्ड है, घुमावदार है, और ये 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये क्या करता है, अब हमारे देखो यहाँ से फूड आया, यहाँ से जो फूड आया उसके अंदर अब वो लिक्विड भी, लार वगैरह ये सब कुछ मिल चुकी है, तो ये सेमी लिक्विड फूड बन चुका है। और ये क्या करता है, अब ये फूड हमारी इसके ये जो क्षुद्रांत्र है या छोटी आंत है इसके अंदर चला जाता है। तो बहुत जो हमारा पाचन है, मोस्ट ऑफ द जो पाचन है वो हमारा यहीं पे होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो कम्प्लेक्स फूड था, जो बड़े बड़े अणु थे, उनको तोड़ के सिंपलर फॉर्म में बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अग्नाशय, दूसरा होता है हमारा लीवर जिसे बोलते हैं हम यकृत। ये होता है लीवर, यकृत इसे बोलते हैं यकृत। जो हमारा यकृत है ये पित्त रस को सिक्रेट करता है, पित्त रस निकलता है यहाँ से, और जो हमारा पैनक्रियाज है यानी कि जो हमारा अग्नाशय है इसके अंदर से निकलता है अग्निशायिक रस निकलता है, ठीक है, जो या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस। तो ये हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो हमारा लीवर है यानी ये जो हमारा यकृत है ये क्या करता है, वसा के डाइजेशन में, वसा को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है।
अब जो भोजन पच गया है, वो पचा हुआ भोजन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, उसका अब्जॉर्प्शन भी होगा। अब वो अवशोषित होके शुद्रांत्र की भित्ति में चला जाता है। वहाँ पे भित्ति के अंदर रुधिर वाहिकाएं होती है जिसमें से ब्लड सर्कुलेट करता है, खून बहता है, वहाँ पर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अवशोषण कहा जाता है। फिर जो छोटी आंत को शुद्रांत्र बोल रहे हैं ना हम, तो जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक भित्ति में उंगली की तरह उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और उन्हें बोला जाता है, जो उंगली की तरह उभरी हुई संरचनाएं हैं, इन्हें बोला जाता है दीर्घरोम। इन्हें बोला जाता है दीर्घरोम या फिर रसांकुर भी बोल सकते हैं उनको। ये क्या करता है कि जो एब्जॉर्प्शन होना है, जो अवशोषण होना है, उसके एरिया को बढ़ा देता है ताकि अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो शर्करा को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। जो वसा है वो परिवर्तित होती है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमने छोटी आंत के बारे में तो पढ़ लिया। फिर छोटी आंत से भोजन होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत्र। तो जो बृहदांत्र है ये क्या होती है, शुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। वो कितने मीटर लंबी थी, 7.5 मीटर लंबी, और ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। इसका मेन जो इसका कार्य होता है वो ये होता है। तो इसके अंदर क्या चला जाता है, जो बचा हुआ जो फूड था, हमने बोला था कि शुद्रांत्र के अंदर, छोटी आंत के अंदर मोस्ट ऑफ द पाचन हो जाता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हो जाता है। तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नहीं पचा, वो फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र में पहुंच जाता है। फिर बाकी का डाइजेशन यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद जो भोजन हमारा पचना था वो पच गया। उसके जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनपचा भोजन है, वो मल के रूप में गुदा से शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम बहिष्करण या फिर इजेक्शन बोलते हैं। अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं ब्रीफ में कि कैसे कैसे भोजन का हम प्रोसेसिंग चली थी। देखो, हमने यहाँ से भोजन खाया, मुख गुहिका, और इधर से हमारी जीभ थी। जीभ ने क्या किया, लार के अंदर क्या होता है, एक सलाइवा होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। वो उस भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, और जो दांत है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो जब वो उसके साथ मिक्स हो जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस मतलब जो एज इट इज़ नहीं पचते हमारी बॉडी में, वो सरल पदार्थों में उसके टुकड़े हो जाते हैं ताकि वो पचने में इजी हो जाए। फिर ये जो नाल है हमारी, इस नाल में से, ग्रसिनी में से होकर किधर पहुंचती है, हमारे अमाशय में पहुंचती है। फिर अमाशय के अंदर पाचक रस होते हैं, HCl होता है जो कि उसको पचाने का काम करता है। फिर उसके बाद से ये यहाँ से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शुद्रांत्र में जाता है। शुद्रांत्र में बहुत सारा जो डाइजेशन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो यहीं पे हो जाता है। इसके साथ साथ जो अग्नाशय है, अग्नाशय में से अग्न्याशिक जो रस है वो निकलेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लीवर होता है ये वाला, जो कि हेल्प करता है वसा के डाइजेशन के अंदर। फिर शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में से भोजन होता हुआ ये बड़ी आंत में जाएगा। फिर बड़ी आंत में जो बचा हुआ जो डाइजेशन नहीं हुआ था जिस फूड का, वो उसका डाइजेशन होगा। और फिर जो भोजन वेस्ट में चला गया, वेस्ट मटेरियल है, उसका वो कहाँ से निकलेगा, वो मलाशय में से होता हुआ गुदा से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेसिंग होती है हमारे खाने की। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो भोजन है कि कैसे पचता है मानव के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो घास खाने वाले जंतु हैं उनके अंदर पाचन कैसे होता है। तो घास खाने वाले जो जंतु है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हमने इनके आगे को इनका भोजन रखा, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एक बार तो फटाफट निगल के अमाशय को, अपने को, पेट को भर लेते हैं। लेकिन आपने इसको देखा होगा
कि जब आपने उनको भोजन दे दिया, उन्होंने खा लिया, खाने के बाद भी वो अपने बैठकर जुगाली करते रहते हैं, उनका भोजन को वो खाते रहते हैं। वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो जुगाली? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो गायें भैंस ये जो हैं हमारे घास खाने वाले जो जंतु, इनके काऊ की अगर मैं बात करूँ तो 4 चैम्बर होते हैं। तो ये 4 चैम्बर में से पहले चैम्बर में जब उसने खाना खाया वो पहले चैम्बर में गया, फिर उसके बाद वो सेकंड चैम्बर में जब जाएगा तो वापस उसके पेट से इधर से वापस उसके मुंह के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो उसको चबाते रहते हैं। फिर जैसे ही वो चबाएंगे, फिर चबाने के बाद वो उसका डाइजेशन होगा, तीसरे चैम्बर में जाएगा, फिर फोर्थ चैम्बर में जाकर उसका निष्कासन हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो इनका जो पाचन होता है, इसलिए ये इसके अंदर क्या होता है, ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको रूमेन बोला जाता है। और ये वाले जो पशु होते हैं, देखो यहाँ पर लिख रखा है प्रथम अमाशय, जब वे घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं तो इस भाग को बोलते हैं रूमेन। तो जो और इसीलिए इन जंतुओं को बोलते हैं रूमिनेंट। तो इसमें रूमिनेंट को 4 भागों में बटा होता है। तो जो रूमेन होता है उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी कि जो पहला अमाशय था। ठीक है, और फिर जिसे क्या बोलते हैं, जुगाल या कड कहते हैं। फिर बाद में वो उसको लेते रहते हैं, अपने मुंह में लाके उसकी जुगाली करते रहते हैं। फिर इसी तरह से फिर वो इनके पास भी छोटी आंत होती है, फिर वहाँ से होता हुआ फिर बड़ी आंत में जाता है खाना, फिर बड़ी आंत से फिर यहाँ से वेस्ट मटेरियल होकर निकल जाता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इन पशुओं को बोला जाता है रूमिनेंट्स। अब हम बात करते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन की। अमीबा कैसे खाना खाता है। ठीक है, अब देखो अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, अमीबा अलग मतलब कि कैसे भी शेप ये बना लेता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके जो भागे से सूडोपोडिया भी बोलते हैं, ये अपनी जो टांग है उसको एक्सटेंड कर लेता है और उसको क्या करता है, वहाँ से जो भी इसका भोजन है उसको कैप्चर कर लेता है। जो हमें ये पता है कि जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिसके अंदर केवल एक ही सेल होता है। ठीक है, और इसकी ये जो बाहर वाली अगर हम बात करते हैं, ये जो बाहर ये वाली जो लेयर है इसे इसकी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इसकी ये जो हो गया ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक है, और ये किसी भी तरह से ऐसे मूव करता रहता है। अब इसे खाना खाना है तो ये अपनी ये जो फाल्स लेग है, इस फाल्स लेग को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। बढ़ा के सपोज करो यहाँ पर फूड है, इस फूड को ये इधर से ऐसे इकट्ठा कर लेता है। ऐसे इसने फूड को ले लिया, फिर लेकर ये फूड इसके अंदर चला जाता है और फिर यहाँ पर ये जो पाचक रस होते हैं ये पाचक रस को छोड़ता है और वो जो पाचक रस है इस खाने को पचा जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भोजन है, ये जो अमीबा है वो अपना भोजन लेता है। यहाँ पे जो जूसीज वगैरह हैं वो सारे निकलते हैं और वो जो जूसीज हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर जो उसका वेस्ट मटेरियल इसका बचता है वो उसको बाहर निष्कासित कर देता है। ठीक है, ये इतना छोटा होता है अमीबा कि हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और जो भी इसने खाना खाया वो इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए और इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि और अमीबा बनते रहेंगे उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैं इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है मैंने, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। Thank you very much.